that how they have adapted themselves into deep oceanic conditions, and what is the means of excretion and respiration and circulation in the animals who are living at the bottom of the seas in a benthic means of adaptational life. तो इन सारे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे पाओगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. इकाइनोडर्मेटा एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इकाइनोस which means spine, derma means skin. तो बेटा अगर हम इन एनिमल्स के स्किन की जो है बात करेंगे तो इनके स्किन के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो बिकॉज ऑफ हैविंग दिस नेचर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर they are called as spiny skinned animals or echinodermata. Echino निकला है इकोनोस से which means spiny, dermata pertains to skin, and as such their literal meaning is spiny skinned non-chordates. ठीक. तो बेटा ये जो टर्म इकाइनोडर्मेटा है इसको सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला बायोलॉजिस्ट नेचुरलिस्ट है जैकोब क्लीन. जैकोब क्लीन नाम था उनका जिन्होंने सबसे पहले टर्म इकाइनोडर्मेटा का इस्तेमाल किया. ठीक. और इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करेंगे तो प्लस 7,500 स्पीशीज इनके पास भी है which have been discovered till now. So echinoderms are defined as those non-chordates which have spiny skinned external body surface, mostly benthic, and known for their some of the peculiar characteristic features which we are going to discuss. तो बेटा इनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो स्टारफिश है और एस्टेरियास जिसका जियोलॉजिकल नेम है. तो यहाँ पे मैंने जो एनिमल ड्रॉ किया है ये है स्टारफिश. यू शुड नो इट. और यहाँ जो दूसरा एनिमल आपको दिख रहा है इनफैक्ट ये इन इकाइनोडर्मेटा का एक मेन लार्व फॉर्म है विच इज कॉल्ड एज बेपिनेरिया. ये इनकी एक लार्वल फॉर्म है जिसका नाम है बेपिनेरिया. इसकी इंपॉर्टेंस है दैट इज व्हाई आई हैव ड्रॉन इट आउट. और जो तीसरी डायग्राम आप यहां पे देख रहे हो ये इनका एक यूनिक फीचर रिप्रेजेंट करता है दैट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम. इट इज नॉट कैनाल सिस्टम about which we came to know when we studied the phylum Porifera, the first phylum. तो उनके अंदर canal system है, इनके अंदर water vascular system है. So after getting today's lesson, you will also get the ability to differentiate water vascular system from canal system of sponges. ठीक. तो पहला कैरेक्टर इनके अंदर जो habitat है इसमें है कि ये जो सारे के सारे जितने भी एनिमल्स इसके अंदर है they are all exclusively marine. कोई इनके अंदर आपको फ्रेश वाटर स्पीशीज नहीं मिलेगी. दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन. ठीक है. और मैराइन फॉर्म में ये जो शैलो वाटर्स होते हैं वहां पर भी ये होते हैं. ठीक. शैलो वाटर रीजन्स ऑफ द सीज ऑफ द साल्ट वाटर वहां पर भी ये होते हैं. और इसके साथ साथ ये बेंथिक भी है. बेंथिक एनिमल्स वो होते हैं जो बॉटम डिवेलर्स होते हैं. इनमें कई ज्यादा स्पीशीज हैं जो ओशन के बिल्कुल सरफेस तक जाते हैं. इतना डीप ऑलमोस्ट प्लस 6,000 मीटर्स डीप. वहां पे उतना ज्यादा ये जो है प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर वहां पे इतना ज्यादा होता है. वहां पे तो डाइवर्स को एक यूनिफॉर्म के साथ ही जब वो होते हैं तभी पॉसिबल होता है उनके लिए रिसर्च वगैरह करना. लेकिन इनकी कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है. बट स्टिल दे हैव अडॉप्टेड देयर बॉडीज, दे हैव मेड देयर बॉडीज सो स्ट्रांग. दे हैव अम्बिलिकल ग्रूव्स, दे हैव पेडिसिलरी, दे हैव ओसिकल्स, एंड दे हैव दिस यूनिक वाटर वास्कुलर सिस्टम which is helping them to live deep into the seas, into the oceans, and to withstand such huge amount of this hydrostatic or water pressure. And after that
अगर हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री की बात करेंगे तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये जो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबों में नहीं है। इनमें कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं कि जिनमें अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे उनमें माउथ होता है लेकिन दे लैक एनस, तो दे फॉर्म अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस इन दिस फाइलम, बट मोस्टली दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और सिमेट्री की बात अगर करेंगे, देखो ये लार्वल फॉर्म है, आप देख सकते हो ये सीलिएटेड रिजेस प्रेजेंट होते हैं, ये एनल परफोरेशन प्रेजेंट होती है, सेंट्रल रिजेस होते हैं। तो आप जो भी स्ट्रक्चर देखोगे आप इसको हाइपोथेटिकली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें दो मिरर इमेज वाली लेटरल रीजन्स बन सकते हैं। इट मींस दैट इट हैज बाइलेटरल सिमेट्री बट इट इज लार्वा। तो यहां जो इनके लार्वल फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर होती है बाइलेटरल सिमेट्री, एडवांस्ड सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, तो इनके अंदर जो बाइलेटरल सिमेट्री दे लॉस, तो इनके अंदर फिर एक स्पेसिफिक रेडियल सिमेट्री होती है, और उस स्पेसिफिक रेडियल सिमेट्री को कहते हैं पेंटामेरस सिमेट्री। सपोज दिस इज स्टारफिश and it has 1, 2, 3, 4 and 5 arms, like your hands, 5 arms. How you will divide it hypothetically? If you will divide it like this, one side will get 3 arms and another side will get only 2 arms. So this is not the perfect hypothetical division. If you will divide it like this, see here, you will divide it like this, one side, another side. One side will get half and another side will get half. Through, if the division passes through midline from one end to the another end. That is hypothetical division, but that type of symmetry is called a specific biradial symmetry or pentamerous. This is pentamerous biradial symmetry. Now let us talk about their germinal layers. They are advanced, henceforth they are triploblastic. They have complete ectoderm, endoderm and mesoderm. They are triploblastic and they have true coelom, and their true coelom is just forming during the course of their embryonic development due to the endodermal invaginational movements, and such type of coelom is called anterocoelous coelom. So they have anterocoelous coelom. But here during the course of their further metamorphosis, then their coelom gets modified into cavities and hemocoelom. Then their coelom forms the structures like this water vascular system. इनके अंदर coelom true होता है, they are anterocoelic, ठीक। तो coelom इनके अंदर सही होता है, लेकिन coelom की मॉडिफिकेशन होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनकी बॉडी को अगर हम इंटरनली या एक्सटर्नली देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह हमने एनालिटिक्स में देखा था, वहां पे सेप्टा थे तो वहां पे सीलोम भी डिवाइडेड था, जस्ट लाइक सेगमेंट्स, बाहर भी सेगमेंट्स थे अंदर भी थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सेगमेंटेशन नहीं है। हमने आर्थ्रोपोड्स को देखा तो सेगमेंट्स थे, हमने मोलस्कन्स को देखा तो कुछ मोलस्कन्स में भी सेगमेंटेशन थी, जैसे हमने फिर बाहर वाले अंदर वाले सेगमेंट्स को डिवाइड किया था, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन, एब्डोमिनल रीजन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना इंटरनल सेगमेंटेशन है ना एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे, दे आल्सो लैक सेगमेंटेशन, दे लैक एनी टाइप ऑफ सच सेगमेंटेशन। हाँ, अब जो इनके अंदर सीलो मॉडिफाई हो चुका है वो हो चुका है इनटू दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो नेक्स्ट इनका कैरेक्टर लेते हैं, दैट इज देयर बॉडी वॉल एंड एंडोस्केलेटन। बट इनका जो बॉडी वॉल होता है बाहर से, इनका जो स्किन होता है दैट कंटेन्स एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। लेकिन ये जो एपिडर्मिस होता है यूजुअली सिंगल सेल्यूलर लेयर इसके अंदर होता है, दैट इज व्हाई ये बहुत ही थिन होता है। उसके बाद इनके पास मेसोडर्मल डर्मिस होता है, और इस डर्मिस में कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, which are the structures which are called as
डर्मल ऑसिकल्स। तो एपिडर्मिस है बाहर से, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जो इनके अंदर जो मेसोडर्मल मसल्स होते हैं, वो मेसोडर्मल मसल्स फिर मॉडिफाई हो जाते हैं। जब वो मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स से फिर इनका एंडोस्केलेटन बनता है। उन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं डर्मल ऑसिकल्स, ठीक है। तो यही डर्मल ऑसिकल्स की जो प्रेजेंस है, ये इनके अंदर एक मोस्ट एडवांस्ड फीचर माना जाता है, लाइक दैट ऑफ द कॉर्डेट्स। इसको आप याद रखोगे। तो ये जो डर्मल ऑसिकल्स के साथ साथ और इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं पेडिसिलेरे। जो पेडिसिलेरे होते हैं, ये होते हैं फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। दे आर मेंट फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। तो असल में इनकी जो बॉडी जो होती है, इस बॉडी में ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स को यहां से लेके यहां तक इनको कहते हैं एम्बुलाक्रा। तो एम्बुलाक्रा के अंदर जो ग्रूव्स होते हैं, यहाँ से है, यहाँ से है, ये जो बीच बीच में ग्रूव्स होते हैं, उन्हीं ग्रूव्स के अगल बगल में पेडिसिलेरे होते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एम्बुलैक्रल ग्रूव्स। These are called umbilical grooves। तो फिर इंटरनली अगर हम इनकी बॉडी को देखेंगे तो वहां से इनका एक मेन जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज कंप्लीट। और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक अहम फीचर आपको याद रखना है, जब प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, डेवलपमेंट होता है, जब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनता है, जब एंडोडर्म से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनता है। अब तक आपने जितने भी फाइलास पढ़े, उनके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल्स के अंदर जब ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की 2 ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस, लेकिन वो जो ओपनिंग बनती है वो असल में एक इन्वेजिनेशन से बनती है। वो इन्वेजिनेशन एंडोडर्म के अंदर आती है। जब डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, जब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बनता है, तो एंडोडर्म में एक जगह पे ऐसी इन्वेजिनेशन बनती है। ये जो इन्वेजिनेटेड परफोरेशन बनी, इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो जो ब्लास्टोपोर होता है, यही फिर अंदर 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 चला जाके एक ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, जो ट्रैक्ट फाइनली फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनता है हर एक एनिमल में। अब सवाल यह है, जो पहले ब्लास्टोपोर बना, जो पहली परफोरेशन बनी जिस इन्वेजिनेशन से, क्या इसमें इसको ये माउथ बना कि ये एनस बना? विच ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बिकेम इट इन द लेटर स्टेजेस। इस बुनियाद पे एनिमल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 प्रोटेरोस्टोमिक, नंबर 2 डिटेरोस्टोमिक। तो अब तक जितने भी एनिमल्स हमने पढ़े वो प्रोटेरोस्टोम्स है, यानी उनके अंदर ब्लास्टोपोर जो बना, उस ब्लास्टोपोर से माउथ बना। जो कॉर्डेट्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनके अंदर भी ब्लास्टोपोर बनता है, लेकिन ब्लास्टोपोर देन गेट्स मॉडिफाइड इनटू व्हाट? इनटू द एनस। व्हेन द ब्लास्टोपोर गेट्स मॉडिफाइड इनटू एनल परफोरेशन और एनस, देन द एनिमल इज सेड टू बी डिटेरोस्टोमिक। ये कॉर्डेट्स का मेन कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे आप नॉन कॉर्डेट्स की स्टडी के अंदर एकाइनोडर्म्स पढ़ रहे हो, और यहाँ पे मैं आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं, दे आर आल्सो डिटेरोस्टोमिक। सो दिस इज देयर एडवांस्ड फीचर, they are deuterostomic। henceforth उनके अंदर बेटा जो ब्लास्टोपोर बन रहा है, वो ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होता है इनटू एनस लाइक कॉर्डेट्स। तो ये इनके अंदर एडवांस्ड फीचर हुआ। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने ये स्टारफिश की डायग्राम को ड्रा किया है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट मैड्रिपोराइट। और ये जो स्टारफिशेस होती है, विच आर द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ एकाइनोडर्म्स, इनमें 2 साइड्स होते हैं। जैसे इस हैंड में 2 साइड से, वन एंड अनदर, ठीक। तो इनके अंदर एक साइड जो होता है वो ओरल साइड कहलाता है, और दूसरा इसके जो अपोजिट होता है वो एबोरल साइड कहलाता है। यूजुअली जो डॉर्सल साइड होता है वो ओरल साइड होता है, जिसमें मेडिपोराइट होता है। तो इस साइड में यूजुअली इनका माउथ होता है। तो आप याद रखोगे, माउथ ऑफ these echinoderms is mostly present at the oral side। ठीक है। तो कुछ इकाइनोडर्म्स ऐसे हैं कि जिनका जो माउथ होता है, इस माउथ के साथ साथ एसोसिएट रहता है
डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी एसोसिएट रहता है स्पेसिफिक ऑर्गन कॉल्ड एज एरिस्टोटल्स लैंटर्न, जिसको कहते हैं एरिस्टोटल्स लैंटर्न। ये आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे ज्यादा ये याद रखेंगे ये पॉइंट सीयूईटी बीएससी एंट्रेंस वाले, क्योंकि ये जो एरिस्टोटल लैंटर्न होता है ये लाइक ऑस्ट्रेडियम ऑफ मोलस्का होता है। आपने देखा कि जो मोलस्कन्स होते हैं उनके अंदर माउथ में जो ऑस्ट्रेडियम होता है वो एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, मेंट फॉर कटिंग एंड टेयरिंग ऑफ देयर प्रीज एटसेट्रा, और फीडिंग के लिए होता है। इनके अंदर भी एरिस्टोटल लैंटर्न जो होता है कुछ सारी स्पीशीज में नहीं होता है, ये कुछ स्पीशीज के अंदर होता है, ठीक है। जैसे क्रिनाइडी वगैरह है तो उनके अंदर ये एरिस्टोटल लैंटर्न स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ के साथ एसोसिएटेड, तो ये उसी तरह ऑस्ट्रेडियम की तरह फॉर कटिंग टेयरिंग ये काम डाइजेशन में फीडिंग के लिए परफॉर्म करता है, ठीक। तो अब इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है देयर रेस्पिरेशन। तो बड़े जो इनकी रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक कईयों में है रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक, कईयों में है रेस्पिरेटरी बुर्से, ठीक है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ट्यूब फीट्स जो होते हैं, ये इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी बुर्से होते हैं समटाइम्स दे आर मॉडिफाइड एंड टाइम्स दे आर कॉल्ड एज देयर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी गिल्स, ठीक। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जिनका इस्तेमाल करके ये अपनी रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर आपने देखा बुर्से है, ट्यूब फीट है, ठीक, या रेस्पिरेटरी ट्री है। तो इसके बाद इनकी एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली दे आर अमोनियोटिलिक बिकॉज देयर रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। नॉट ओनली अमोनिया, देयर रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट इज आल्सो क्रेटिनिन। इनके अंदर क्रेटिनिन को भी एज रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक। और एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए इनके अंदर यही जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसके जरिए से परफॉर्म किया जाता है। और जो इनके अंदर ट्यूब फीट या ये जो रेस्पिरेटरी बुर्से होते हैं इनको भी यूटिलाइज किया जाता है टू एक्सपेल आउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थ्रू द यूज ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। तो इसके बाद इनका जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज देयर नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, इनके सेंटर में एक ओरल नर्व रिंग होती है, सपोज दिस इज देयर माउथ एंड इंटरनली उसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है व्हाट इज कॉल्ड एज ओरल नर्व रिंग। और इस ओरल नर्व रिंग के साथ जो उसके एम्बुलाक्रा होते हैं वहां से नर्व कार्ड्स गुजरते हैं, नर्व रिंग along with multiple nerve cords, multiple nerve cords। और इसके साथ साथ इनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसमें कीमो टैंगो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक। कई में स्टेटोसिस्टर्स भी होते हैं एज सेंसरी रिसेप्टर्स। तो इनके अंदर कोई यूनिक हेड फॉर्मेशन नहीं होती है, दे लैक ए यूनिक सिफेलाइजेशन कैरेक्टर। जिस तरह हमने बाकी एनिमल्स में देखा गैंग्लियनिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सुप्राफेरेंजियल, सुप्रा इसोफेजियल, सुप्रा गैंग्लियंस होते थे इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेन एंड दैट वाज लीडिंग सच एनिमल्स टू प्रेजेंट देयर प्रॉक्सिमल साइड ऑफ द बॉडी एज द हेड रीजन, जिस तरह हमने आर्थ्रोपोड्स में देखा या मोलस्कन्स में देखा या उससे नीचे एनालिटिस वगैरह में देखा। लेकिन इनके अंदर यूनिक सिफेलाइजेशन नहीं है, इनके अंदर जो नर्व है वो डिफ्यूज तरह का है, ठीक है। इसके अंदर नर्व रिंग होती है और वही फिर एसोसिएट रहती है विद इट्स एम्बुलैक्रल नर्व कार्ड्स। कोई यूनिक इसके अंदर सुप्रा गैंग्लिया नहीं होता है लाइक दैट ऑफ ब्रेन प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स। तो इसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल होती है और इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यानी वो डायोशियस होते हैं।
तो डायोसियस होने के साथ साथ जो बड़ा इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है. दे एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जो इनका एम्ब्रियो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू लार्वल फॉर्म. यानी इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट. याद रखोगे आप, देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. और जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वो वाली डेवलपमेंट जो होती है दैट टेक्स प्लेस थ्रू ए लार्वा. इनके अंदर आपको एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लार्वा फॉर्म्स देखने को मिलेंगी. कुछ लार्वल फॉर्म्स का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ. एक यूनिक लार्वा है इनके अंदर दैट इज बेपिनेरिया, जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा की है. एक लार्वा इनके अंदर है व्हाट इज कॉल्ड एज डोलियोलेरिया. डोलियोलेरिया. एक लार्वा है इनके अंदर व्हाट इज कॉल्ड एज ऑरिक्यूलेरिया. ऑरिक्यूलेरिया. Cunupulativus etc. So many larval forms are there. लेकिन जो इनका लार्वा है इनके लार्वा फॉर्म में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जो एक एवोल्यूशनरी पॉइंट इनके अंदर माना जाता है. फ्रॉम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दैट इज ए वेरी एडवांस्ड फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएटेड विद द फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ठीक, ये आप याद रखोगे. तो इनके अंदर आप और एक चीज याद रखोगे रिप्रोडक्शन के हवाले से. सपोज दिस इज द स्टारफिश एंड यू विल एम्पुटेट इट्स आर्म. अगर आप इसकी आर्म को ऐसे एम्पुटेट करोगे एंड इफ यू विल प्रोवाइड द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स टू दिस आर्म, तो ये कंप्लीट फुल फ्लेज्ड स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाएगी. इट मीन्स इनके अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है. तो जिस रीजनरेशन की बात मैंने अभी की, यहां से तो कंप्लीट बॉडी नए सिरे से बनी. इस तरह की रीजनरेशन को कहते हैं मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन. मॉर्फोलैक्टिक जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन. सो इनके अंदर एट द टाइम ऑफ नीड मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन को माना जा सकता है एज एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक, और इसके बाद इनकी जो क्लासिफिकेशन है उस पर एक नजर हम डालेंगे और उसके बाद जो इनका ये स्पेशल फीचर है फिर इस पे थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे. तो बेटा क्लासिफिकेशन को लेके इनको डिवाइड किया गया है इनटू 2 सब फाइलास. एक सब फाइला जो है नंबर फर्स्ट दैट इज इल्यूथेरोजुआ. एक सब फाइला है इल्यूथेरोजुआ. और बेटा ये जो इल्यूथेरोजुआ है इसके अंदर 4 क्लासेस आते हैं. कितने? देयर आर 4 क्लासेस इन इल्यूथेरोजुआ. नंबर 1 क्लास इज एस्टेरॉइडिया. ठीक है, इन एस्टेरॉइडियंस को कहते हैं, एक पहला क्लास है, इनको कहते हैं बेटा स्टारफिशेस. इनको कहते हैं स्टारफिशेस. एक की डायग्राम मैंने यहां पे ड्रा की है जिसका जूलॉजिकल नेम है एस्टेरियास. ठीक, दूसरा क्लास है दैट इज नोन एज ओफियूराइडी. ओफियूराइडी और ओफियूराइडिया. तो बेटा ये जो ओफियूराइडिया है ये दूसरा क्लास है इनके अंदर. ठीक है, और ये जो ओफियूराइडिया है इनको कॉमनली हम कहते हैं ब्रिटल स्टार्स. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार्स. ब्रिटल स्टार्स. और एक एग्जांपल मैं यहां इनकी लिखता हूं ओफियोथ्रिक्स. ओफियोथ्रिक्स इनको सर्पेंट स्टार्स भी कहते हैं क्योंकि उनकी आर्म्स कुछ स्नेक्स की तरह होती है. दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ दीज ब्रिटल स्टार्स फ्रॉम दीज कॉमन स्टारफिशेस. ठीक, और इसके बाद इनका हम जो तीसरा कैरेक्टर है दैट इज इकाइनोइडी और इकाइनोइडिया. ठीक है, तो बेटा ये जो इकाइनोइड्स हैं इन इकाइनोइड्स के साथ एक स्पेसिफिक चीज ये है कि जो आप अर्चिन्स, सी अर्चिन्स का नाम आपने सुना होगा, वो असल में
इनका ही कॉमन नाम है। What I mean to say that they are commonly called as sea urchins. एक एग्जाम्पल इनकी मैं लिखता हूं, इकाइनस, पैरा इकाइनस है, कई सारे एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं। एंड नंबर 4 एंड लास्ट जो इनके अंदर क्लास है इस इल्यूथेरोजोआ सब फाइलम के अंदर, वो है होलोथोराइडी। तो ये जो होलोथोराइडिया है इनको कॉमनली कहते हैं सी कोकम्बर्स। इनकी शेप कोकम्बर्स से मिलती जुलती है, इसलिए इनको कहते हैं सी कोकम्बर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल आरिक्यूलेरिया। ठीक है, आरिक्यूलेरिया मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखी। ठीक, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है पैल्मेटोजोआ। पैल्मेटोजोआ मैंने इनको दो सब फाइलाज के अंदर डिवाइड किया। एक है यूलिथेरोजोआ जिसके अंदर आपने ये 4 क्लासेस देखे। ठीक, और दूसरा है पैल्मेटोजोआ। तो पैल्मेटोजोआ जो है इसके अंदर एक ही क्लास टोटल है एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज क्रीनोइडिया। ठीक, इनके अंदर एक ही क्लास है, दैट इज कॉल्ड एज क्रीनोइडिया। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सी लिलीज। ये उस लिली फ्लावर की तरह होते हैं। ठीक, उनके ब्रांचेस की तरह होते हैं। तो let us sum up their classification once again. They have been divided into 2 subphylas, Eleutherozoa and Palmatozoa. Eleutherozoa has 4 classes. Number 1 is Asteroidea, commonly called as starfishes, for example Asterias. Ophiothéroidae, commonly called as brittle stars, for example Ophiothrix. Echinoidea, commonly called as sea urchins, for example Echinus. Holothuriidea, commonly called as sea cucumbers, और नो सॉरी ऑरिकुलेरिया नहीं है, ऑरिकुलेरिया तो इनकी लार्वल फॉर्म है। इनकी जो एग्जांपल है वो है सी कुकुम्बर, होलोथ्रिक्स, होलोथ्रिक्स और एक है। ठीक है, होलोथ्रिक्स इनके अंदर जो है एग्जांपल है। ठीक, ऑरिकुलेरिया इनके लार्वल एक फॉर्म को कहते हैं। तो ये 4 क्लासेस हुए। इसके बाद ये जो दूसरा सब फाइलम है पैल्मेटोजोआ, इसमें एक क्लास है और वो है क्रीनोइडिया और इनको कॉमनली कहते हैं सी लिलीज। तो यहाँ पे मैं इनकी एक एग्जांपल लिखता हूं, एंटीडॉन। डॉन मूवी का नाम तो याद होगा, एंटी पीछे लगाना तो आपको ये याद रहा। एंटीडॉन इनकी एक कॉमन एग्जांपल है। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड देयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, जो नीट वालों को जरूरत नहीं है, हाँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कभी, गिव एन अकाउंट ऑफ द क्लासिफिकेशन, सुपरफिशियली आप ये दे सकते हो। तो मैंने कहा था इनके साथ एक स्पेसिफिक फीचर है और वो स्पेसिफिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ देयर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम एक कॉमन स्टारफिश को ऐसे बाइफार्केट कर लेंगे, ठीक है, सेक्शन कर लेंगे उसका, फिर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेंगे, वहां से हमें एक यूनिक सिस्टम ऑफ चैनल्स देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो बेटा इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें एक बाहर से आपको एक साइड में एक स्ट्रक्चर जहां से पानी अंदर जाता है, अम्ब्रेला की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं मैड्रिपोराइट। ठीक है, इसको मैड्रिपोराइट कहते हैं। और फिर मैड्रिपोराइट से एक कनाल आती है एस शेप्ड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक कनाल ये होती है, इसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, इसलिए इस कनाल को कहते हैं सिटोन कनाल। ठीक है, सिटोन कनाल आती है ये। ठीक, इसके बाद ये आपको एक रिंग शेप्ड कंप्लीट कनाल देखने को मिल रही है। दिस रिंग शेप्ड कनाल इज कॉल्ड रिंग कनाल। ठीक, और इसके बाद ये रिंग कनाल कंटिन्यू होती है विद दीज radiating canals towards the respective ambulacral sides and these canals are called as
दे आर कॉल्ड एज रेडियल कैनाल्स, इनको कहते हैं रेडियल कैनाल्स। तो ये जो बेटा रिंग कैनाल, हाँ रेडियल कैनाल्स के साथ साथ इनकी अपनी छोटी छोटी लेटरल कैनाल्स होती हैं। ठीक, अब यहाँ अंदर से फिर से देखते हैं, यहाँ पे ये जो लोबुलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको रिंग कैनाल के अंदर से दिख रहे हैं, these are called as Tideman's bodies, इनको टीबीज और टाइडमैन बॉडीज कहते हैं। टाइडमैन इनको पहले डिस्कवर किया था, इसलिए टू कोमेमोरेट हिज नेम का नाम है टाइडमैन बॉडीज। तो अब ये जो बेटा रेडियल कैनाल्स है, इनके साथ जो लिटरली एसोसिएटेड हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं ट्यूब फीट, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर ट्यूब फीट। अगर आप बेटा एक ट्यूब फीट को देखोगे तो आपको यहां से ऊपर से ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस इज एम्पुला, और ये इनका सकर है। सकर हर टाइप ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम में नहीं होता है। तो इसके ऊपर से अगर देखा जाए तो डर्मिस होता है, जो एम्बुलाक्रल ग्रूव्स होते हैं, तो एपिडर्मिस के बाद डर्मिस होता है, फिर मैंने डर्मिस में कहा था वहां पे डर्मल ऑजिकल्स होते हैं। ठीक, तो उन डर्मल ऑजिकल्स के नीचे कईयों में ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसके साथ एसोसिएट रहते हैं these pouch like structures which are called as bursae, and sometimes in many types of the water vascular system some another type of these bag like structures are present dermally, which are called as brachiae, dermal brachiae। तो बेटा वो जो dermal brachiae होते हैं वो इनके लिए रेस्पिरेशन का काम करते हैं, that dermal brachiae lead to exchange of gases between the external water and the internal fluids। तो वो जो dermal brachiae होते हैं they are also responsible for the performance of excretion, dermal brachiae। ठीक, ये जो ब्रुसे होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रुसे, वो भी रेस्पिरेशन का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो भी एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं। तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, अगर आप पूछोगे कि इसकी फंक्शन क्या है, इसकी जो फंक्शन होती है वो होती है नंबर 1 फीडिंग, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 नाउ यू हैव सीन एक्सक्रीशन, एंड नंबर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज locomotion, that is locomotion, and locomotion of the organisms belonging to the phylum Echinodermata takes place mainly due to maintenance of hydrostatic pressure। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनके इन ट्यूब फीट में आ जाता है, डेवलप होता है, इसी वजह से ये आर्म्स का इस्तेमाल करके ग्रैस्पिंग करते हैं और लोकोमोशन करते हैं, और राइट लेफ्ट ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में इजिली इन बेंथिक कंडीशंस ऑफ द ओशंस और द सीज ये मूव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये सारे मूवमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ह्यूज hydrostatic or osmotic pressure within the tube feet। So with this we have concluded this very important phylum Echinodermata। Hope you have got it well। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टडी करेंगे phylum Hemichordata।